गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन ऑफ 14 ऑफ अगस्त। तो पहला जो फ्रंट पेपर पे न्यूज़ है वो है पेट्रोल कॉस्ट 3% लेस इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या अपने टैक्सेस रेट कम कर दिए हैं, तो उससे उनकी पेट्रोल कॉस्ट कम हो गई है, क्योंकि पेट्रोल जो है वो जीएसटी के स्लैब से बाहर रखा गया है। जीएसटी आता है आर्टिकल किस आर्टिकल के अंदर आता है? 279A के अंदर जीएसटी को बनाया गया है। तो हम पढ़ेंगे क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या है कि ऑयल प्राइसिंग कैसे ऊपर नीचे होते हैं, उससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो जनरली ओपेक कंट्री हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, वो यूज़ करती हैं वर्ल्ड का, और जो फिक्स करती हैं प्राइस को उसके हिसाब से, अपने हिसाब से वो फिक्स करती हैं सारी कंट्री। जो ओपेक कंट्री को लीड करता है वो है सऊदी अरेबिया, जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का इन द वर्ल्ड। तो ये होगी आपकी प्री का स्टेप कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सऊदी अरेबिया इज़ ए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड, तो आपको वो होगा सही आंसर। तो आपको ये याद रखना है। उस एक्सपोर्टिंग के चक्कर में तो जो ग्लोबल डिमांड है वो बढ़ती रहती है, ये सब होता रहता है। उसके हिसाब से डिमांड और सप्लाई के हिसाब से वो सारी चीज़ें वर्क करती हैं कि उनके क्रूड ऑयल के प्राइस करते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है माइंड में, ओपेक में कंट्रियाँ कितनी आती हैं? ओपेक में रिसेंटली 13 मेंबर आते हैं। ये मैंने जो डाटा लिया है, डिफरेंट पर अलग अलग डाटा था, ये मैंने ओपेक की वेबसाइट से ही लिया है। तो इसमें पूरे तरीके से दिया गया है कौन सी कंट्री बाहर हुई, कौन सी कंट्री ऐड हुई। तो रिसेंटली 13 कंट्री हैं। ईरान है, इराक है, कुवैत है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, अल्जीरिया है, ये अफ्रीका से स्टार्ट हो जाती हैं। अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, फिर गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनिया, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, अंगोला और वेनेजुला। ये वेनेजुला इकलौती कंट्री है जो साउथ अमेरिका से आती है। तो ये हो गया आपका ओपेक कंट्री। अब ओपेक कंट्री डिसाइड करती हैं, जैसे राइस कर देंगी, प्रोडक्शन बढ़ा देंगी तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइस कम हो जाएंगे। सप्लाई कट कर देंगी तो उससे क्या होगा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे। तो ये अपने हिसाब से मैनेज करती हैं चीज़ों का, उन सब चीज़ों को चेक करती हैं। कट प्रोडक्शन कर देंगे, सप्लाई कम हो जाएगी तो कंट्री क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें अपनी तरह से फिक्स करती हैं। अब बात उठी कि ओपेक कंट्री, चलो ओपेक है तो ओपेक कंट्री इसके अंदर होगी। उसके अलावा और भी तो कंट्री हैं, जैसे आपका रशिया हो गई, और भी अलग अलग कंट्री हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। तो उन कंट्री को क्या करें, तो उन्होंने अपना अलग ग्रुप बना लिया, ओपेक प्लस उसको नाम दिया गया, और ये ओपेक प्लस उन्होंने डेवलप कर लिया। ये आगे बताऊंगा ओपेक प्लस में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर प्राइस बढ़ते हैं घटते हैं, उसके रीज़न क्या है प्राइस बढ़ने के? सप्लाई कट होना, लिमिटेड हो जाना, तो प्राइस बढ़ेंगे। सारे मिलके सप्लाई क्या कर दें, लिमिटेड प्राइस कर दें, लिमिटेड सप्लाई कर दें तो प्राइस बढ़ेंगे। तो इन सारे का इम्पैक्ट और चीज़ों पे पड़ता है। या फिर डिमांड बढ़ जाए, मार्केट में डिमांड बढ़ जाए, तो डिमांड बढ़ेगी तो भी प्राइस बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कोविड-19 था, डिमांड कम हो गई थी प्राइस की, तो प्राइस की जो डिमांड कम हो गई थी तो उससे क्या हुआ था, सप्लाई तो उतनी ही थी, तो डिमांड कम होने की वजह से प्राइस भी फॉल हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब प्राइस बढ़ते हैं घटते हैं तो उससे इम्पैक्ट इंडिया में क्या पड़ता है? जो इंडिया में पड़ता है, इंडिया का एक अकाउंट होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर आप बीओपी पढ़ोगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हो आप, उसके अंदर दो अकाउंट होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। जो उसका करंट अकाउंट होता है तो कहीं ना कहीं डेफिसिट हो जाता है। वो कैसे हो जाएगा डेफिसिट? इंडिया को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ना, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया एक इंडस्ट्रियल स्टेज में है, डेवलपिंग स्टेज में है। तो इंडिया को एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तो एक क्रूड ऑयल की भी एक एनर्जी फॉर्म है। तो इंडिया को एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है इंडिया, और 80 to 85% जो इंडिया एक्सपोर्ट करती है दूसरी कंट्रियों से, तो इंडिया को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो उससे उसका क्या होता है कि डेफिसिट शो करता है। अब फ्यूल के प्राइस बढ़ेंगे तो डायरेक्टली संभावना बढ़ती है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। वो कैसे? क्योंकि हर चीज़ के लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगती है। अगर आप बस में सफ़र करते हैं, अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं, पहले आप 50 रुपये देते थे, अब आपने देखा होगा उसी किलोमीटर के 50 रुपये नहीं, अब आपको 100 रुपये या 80 रुपीज़ चार्ज होते हैं। वो क्यों? क्योंकि पेट्रोल के जस्ट दाम जो डबल हो गए हैं। तो एक तरीके से सब चीज़ पे, महंगाई पे असर पड़ता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है। आगे फिर फिस्कल हेल्थ पे असर पड़ता है। ऑयल है, अब कंटिन्यूसली क्या किया, अब जो कंजप्शन ऑयल का बढ़ाते जा रहे हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, गाड़ी आ गई हैं, ये सब आ गया है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ग्रोथ बढ़ेगी चीज़ों में, लोगों का रिवेन्यू कम होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें, कंपनसेशन जो होगा स्टेट गवर्नमेंट का, जीएसटी होगा। फिस्कल हेल्थ का मतलब इसमें ये हेल्थ नहीं बताया, इन्होंने बताया है इकोनॉमिकल हेल्थ पे भी असर पड़ता है उस चीज़ का। क्यों पड़ता है? अब गवर्नमेंट को गाली दे रहे हैं ना, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, कट करेगी, यानी कि टैक्स कम करेगी अपना,
गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया तो उसके रिवेन्यू पे असर पड़ेगा, टैक्स रिवेन्यू कम होगा। अगर टैक्स बढ़ाएगी तो आप लोग बैठ के गाली देंगे गवर्नमेंट को। तो ये क्या है कि उसकी फिस्कल हेल्थ पे भी कहीं ना कहीं असर देखा जाता है। तो आपको कुछ पॉइंट पता लगे कि इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। करंट अकाउंट डेफिसिट में चेंज आता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, फिस्कल हेल्थ में प्रॉब्लम आती है। और चौथा पॉइंट क्या है, पॉजिटिव आउटकम क्या है। पॉजिटिव आउटकम क्या है, पॉजिटिव आउटकम आप देखोगे तो वैल्यू क्या है, इंडियन ऑयल और गैस कंपनी कुड बी पॉजिटिवली इम्पैक्ट। जो आपकी हमारी कंपनी है ना, ऑयल कंपनी है या फिर कोई गैस कंपनी है, उस पर क्या होता है, पॉजिटिवली इफेक्ट पड़ता है, मतलब वो ग्रो करती है। अब उसके पास पैसा ज़्यादा आता है कंपनी के पास, तो ग्रो करती है ना कहीं कंपनी। तो ये एक पॉजिटिव आउटकम देखा जा सकता है कि अगर प्राइस के पैसे हाइक होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ है, प्रोड्यूसिंग नहीं, ऑयल रिफाइनरीज जो हैं, या फिर इंडियन ऑयल होगी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गई, ONGC हो गई, तो इनको क्या इफेक्ट मिलता है, इनको पॉजिटिव वे में इनकी कंपनियां ग्रो करती हैं। तो ये सारे इफेक्ट होते हैं। अब ये जो डाटा है ओपेक और ओपेक प्लस का, ओपेक और ओपेक प्लस में डिफरेंस बताऊंगा आपको। ये जो मैंने डाटा लिया है, ये वाला जो डाटा लिया है, ये मैंने वेबसाइट से लिया है। अगर आप ओपन करके देखोगे कोई भी साइट, उस पर ओपेक क्या होगा, कहीं पे 14 बताएगा, कहीं पे 13 बताएगा, कहीं पे 12 बताएगा। डिफरेंट है, क्योंकि कोई देश जुड़ता है, कोई टूटता है, कोई जुड़ता है, कोई जुड़ता है। पर जो रिसेंटली कितनी कंट्रियां हैं, रिसेंटली इसमें कितनी कंट्रियां हैं, 2020 में कितनी कंट्रियां हैं, वो 13 कंट्रियां, किसके अंदर 21 में, सॉरी, वो ओपेक में है। अब आपको बताता हूँ ओपेक क्या है। ओपेक की जो फाउंडेशन होती है वो होती है बद्दाक, जो आपके सद्दाम हुसैन का एरिया था बद्दाक, इराक में ओपेक की ओपनिंग की जाती है, मतलब कि वहाँ पे उसकी फाउंडिंग की जाती है। और क्योंकि वो पेट्रोल सप्लाई करता था बद्दाक पूरा, तो वहाँ पे उसकी ओपनिंग की जाती है, स्टार्टिंग होता है, फाउंडेशन स्टोन वहाँ पे रखा जाता है, एग्रीमेंट साइन होता है। कभी आपसे पूछे बद्दाक ट्रीटी, वो भी ओपेक से रिलेटेड ही है, वही ओपेक बनाने की ट्रीटी है। जो 1960 में 5 कंट्री साथ आती हैं, और सारी ये इस्लामिक रिपब्लिक जो कंट्री हैं वो सारी साथ आती हैं, मोस्टली इसमें सारी वही हैं। ईरान आता है साथ में, इराक आता है, कुवैत आता है, सऊदी अरेबिया आता है और वेनेजुला, क्योंकि वेनेजुला भी एक बहुत बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो ये 5 कंट्री मिलके और ये क्या बनाती हैं, ओपेक बनाती हैं। ऐसे आप याद रख सकते हो, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुला। तो ऐसे याद रखो, ये बनाती हैं, ओपेक बनाती हैं। फिर टाइम बीतता जाता है, मेंबर ऐड होते जाते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता है, 1961 में, क्योंकि देखो कब बना, ये 60 में बना, 1 साल बाद कतर इसमें ऐड होता है, फिर इंडोनेशिया ऐड होता है, लीबिया ऐड होता है, UAE ऐड होता है, अल्जीरिया ऐड होता है, नाइजीरिया होता है, इक्वेडोर होता है, गैबोन होता है, अंगोला होता है, गुनिया होता है, कोंगो होता है, रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ये कंट्री ऐड होते जाते हैं। 2018 में कोंगो हुआ है लास्ट। फिर क्या होता है, कुछ कंट्री एग्जिट भी करती रहती हैं। जैसे पहले इक्वेडोर ऐड हुआ, रिजॉइन हुआ इसके अंदर, फिर 2007 में बाहर निकल जाता है। तो ठीक है, ऐसे बाहर निकलते करते बहुत सारी कंट्रियाँ करती रहती हैं। कतर फिर बाहर हो गया 2019 में इसमें से। तो करते इसमें 13 कंट्री, सारी जितनी कंट्री बची हैं वो 13 कंट्री बची हैं। अब 13 देखो, इसमें कितने, वेनेजुला है, इक्वेडोर बाहर होगी, इक्वेडोर है, ईरान है, कुवैत है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है ना, ये सारी कंट्री, अल्जीरिया है, लीबिया है, नाइजीरिया है, कोंगो है। तो ये कंट्री इसके अंदर है। अब आपको इसमें फाइंड करना है, क्योंकि इसमें जितनी कंट्रीज है 14 दे रखी हैं। अब इसमें कम करोगे तो 13 कंट्री है, और आपको फाइंड करना है कौन कौन सी कंट्री इसमें से ऑलरेडी बाहर हो गई हैं। तो ये आपको अपने से देखना है। तो ये हो गया हमारा ओपेक हो गया। ओपेक में कितनी है, 13 है। 13 कौन कौन सी हैं, तो आप यहाँ पे जाके देख लेना कौन कौन सी 13 और कितनी इसमें बाहर हुई है, तो ये आप देख लेना। फिर आता है ये ओपेक है क्या, वो मैंने बता दिया। 1960 में बद्दाक में फाउंड हुआ था, कॉन्फ्रेंस, बद्दाक कॉन्फ्रेंस बोलते हैं उसको। 5 कंट्री ने मिलकर ये बनाया था। बाद में इसमें और भी कंट्री ऐड होती गई। तो 13 कंट्री जो रिसेंटली हैं ये हैं, देखो, ईरान, इराक, कुवैत, ये तो परमानेंट वाली हैं। एक और कौन सी होगी परमानेंट वाली आपकी, कहाँ गई, वेनेजुला परमानेंट है। ईरान, इराक और वेनेजुला ये परमानेंट है। और कौन सी परमानेंट है, इसमें एक सऊदी अरेबिया और होगी, देखो ये परमानेंट है इसकी, जो मैंने मार्क किया, 1 2 3 4 5। और जो बाद में अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबोन, इक्वेडोर, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, अंगोल, ये जो 13 कंट्री हैं, ये 13 कंट्री इस टाइम प्रेजेंटली हैं। अब इसमें आप देखोगे कौन सी कंट्री बाहर हो गई है, कौन सी कंट्री इसमें नहीं है, तो वो आप देख लेना। 13 कंट्री जो एट ए प्रेजेंट है, ये सारी 13 कंट्री हैं। अब क्वेश्चन मार्क होता है कि चलो ओपेक था, ओपेक में मोस्टली 13 कंट्री हैं, और बचे हुए देश भी तो प्रोड्यूसिंग करते हैं ना, तो उन्होंने अपना अलग ग्रुप बना लिया, ओपेक प्लस उसको नाम दिया। इसमें 10 वर्ल्ड की मेजर
कंट्री हैं जो ओपेक में नहीं आती, जैसे अज़रबाईजान। अज़रबाईजान की जो है बाकू उनकी कैपिटल है। फिर बहरीन, ब्रुनई, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया और साउथ सूडान और सूडान, ये भी प्रोड्यूस करती हैं कहीं ना कहीं। इनको इसमें रखा गया, तो इसमें 10 कंट्री हैं, आपको याद रखना है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो वहाँ पे आएगा केरला टुक ए 13 ई स्टेट क्लोज टू फॉरेस्ट। मतलब जो एनिमल और मैन कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा था, उसकी वजह से केरला गवर्नमेंट एक स्टेप लेती है। वहाँ पे कुछ एरिया थे, रिहायशी एरिया थे, और उनमें क्या करती है, उनको जो फॉरेस्ट के पास में थे उनको अपने अंडर में ले लेती है, क्योंकि अपने से ट्रीट करेगी। क्यों? ताकि जो मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो कम हो पाए। तो हम पढ़ेंगे मैन और एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। अब ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट क्या है, HWC क्या रेफ़र करता है, कोई स्ट्रगल्स डेट अराइज व्हेन द प्रेजेंस ऑफ बिहेवियर ऑफ वाइल्ड लाइफ। मतलब वाइल्ड लाइफ और मैन के बीच में थ्रेट होना, लड़ाई हो जाना कि क्यों एरिया कम होता जा रहा है उनका। तो क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ अपने एरिया से बाहर आ रहा है निकल के, कुछ भी कारण हो सकता है, खाने के लिए, पानी के लिए, एरिया कम की वजह से। तो बाहर आदमी रहते हैं तो उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है। अब कॉजेज़ क्या है, कॉजेज़ तो कुछ मैंने इसमें बताई दी, देखो इसमें बताई दिया मैंने। और भी आप देखो, लैक ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, यानी कि जो ग्लोबली उनके एरिया है वो कम होते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से वो बाहर आ रहे हैं। वाइल्ड बोर्न इन्फेक्शन, कोविड-19 जो पेंडेमिक चला है, इससे क्या है, जोनेटिक डिसीज़ है, होता है एसोसिएटेड ऑफ पीपल लाइवली स्टॉक वाइल्ड लाइफ। तो मतलब ये कुछ कंजप्शन है जो वाइल्ड लाइफ एनिमल कंजप्शन करते हैं, अनरेगुलेटेड का ये भी एक कारण है कि इनसे क्या हो सकता है कि ये भी कॉज हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट का। मतलब कि आप क्या मारने जाओगे, पोचिंग करोगे, ये सब करोगे, तो उससे आपके ऊपर भी हार्म्स आ सकते हैं। कुछ और रीजंस इन्होंने बताया, जैसे बताया अर्बनाइजेशन, बताया ट्रांसपोर्ट जो नेटवर्क है, हम रेलवे लाइन निकाल देते हैं फॉरेस्ट से, वो भी एक रीज़न है। इनके बीच में इंक्रीज़ कर देते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। मुझसे क्वेश्चन किया कि इतनी सारी चीज़ें, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, क्लाइमेटिकल चेंज हो रहे हैं, ये सब घट रहे हैं। तो मैंने बोला बढ़ क्या रहा है, तो उसने बोला कि पता नहीं क्या बढ़ रहा है। मैंने बोला इंसान बढ़ रहे हैं, जब इंसान बढ़ेंगे तो और चीज़ें कम होंगी। तो एक इंक्रीज़ द ह्यूमन पॉपुलेशन, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सेटलमेंट बढ़ेगा, रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, तो हम कहीं ना कहीं फॉरेस्ट पे, इकोसिस्टम पे उसकी प्रेशर देखा जाएगा। अब इन सब के इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, इम्पैक्ट सबसे बड़ा क्या है, वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम डिस्ट्रॉयर होता है। फिर वही कॉन्फ्लिक्ट होगा, चीज़ें ख़त्म होंगी, तो वो एक सर्किल जो चेन है, मतलब कि बायोलॉजिकल जो चेन है, ह्यूमन लाइफ साइकिल चेन है, उस पर कहीं ना कहीं असर दिखाई देगा। इम्पैक्ट क्या होगा, लोकल कम्युनिटी के इम्पैक्ट दिखाई देगा जो आसपास रहती हैं। जो इम्पैक्ट ऑफ द इक्विटी, आप खुद सोचो ना, उनका भी तो अधिकार है रहने का, कि वो भी तो है हु लिव नियर द वाइल्ड लाइफ, तो वो भी, उन पे भी इम्पैक्ट देखा जाएगा। सोशल डायनेमिक इम्पैक्ट देखे जाएंगे, इम्पैक्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि आप बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। जब शेर नहीं बचेगा तो क्या ज़्यादा होंगे, हिरन ज़्यादा हो जाएंगे, हिरन ज़्यादा हो जाएंगे तो वो सारी घास खा जाएंगे, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे। तो एक पूरा एक साइकिल है, वो साइकिल पूरा एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हम सोचते हैं उसके ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। चलो, ये सारी बात होगी इम्पैक्ट की। अब आता है सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का। सॉल्यूशन एक वही है कि मूव द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब को एग्जिस्टेंसी, सेफ्टी ऑफ द पीपल एंड द वाइल्ड लाइफ दोनों की रखो, क्रिएट म्यूचुअली बेनिफिट फॉर द को एक्सिस्टेंसी, मतलब कि अपनी भी सुरक्षा और उनकी भी सुरक्षा हो, ऐसा कोई आइडिया लेके आओ। इंटीग्रेटेड रखो, होलिस्टिक प्रैक्टिस, मतलब ये नहीं कि आपने इंसान के बारे में सोच लिया, एक होलिस्टिक वे में आप चीज़ों को सोचो कि उनके भी सर्वाइव रहें और हम भी रहें। फिर आप पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, जो लोकल कम्युनिटी होती है ना, वो क्या करती है, उसका पार्टिसिपेशन बढ़ाओ कि वो हेल्प करे कि कैसे हम सेव कर सकते हैं फॉरेस्ट को। ये कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं। जैसे इन्होंने बताया, अंडरस्टैंड द कॉन्फ्लिक्ट, पहले कॉन्फ्लिक्ट को समझो, मिटिगेट करो, प्रिवेंशन करो, रिस्पॉन्स दो, पॉलिसी बनाओ और मॉनिटरिंग करो। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप लिखोगे, कॉन्फ्लिक्ट समझो, उसको मिटिगेट करो, मिटिगेट करना, प्रिवेंशन बढ़ाओ या फिर रिस्पॉन्सिव बढ़ाओ, पॉलिसी बनाओ उसके लिए और मॉनिटरिंग करो। तो ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो यही इन्होंने बताया, ये इंटरकनेक्टेड है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब इंडिया सिनेरियो में ये चीज़ है क्या, अब इंडिया सिनेरियो में कुछ नहीं है। इंडिया फेस इंक्रीज द चैलेंज। इंडिया क्यों फेस कर रहा है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन कंटिन्यूस इंक्रीज कर रही है, हाई डिमांड हो रही है लैंड की और नेचुरल रिसोर्सेज की, खाने के लिए चाहिए ना, प्रेशर बढ़ रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, लैंड का डिवीज़न हो रहा है, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, डिग्रेडेशन हो रहा है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिक्रीज होता जा रहा है बार बार होने से। इन इंडिया एक डाटा आया था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेटिकल चेंज की एक रिपोर्ट आई थी, उसने बताया ओवर 500 एलिफेंट वर किल्ड बिटवीन 2014 से लेकर 18-19 तक।
वो ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए। देखो 500 हाथियों की जान चली गई है, किस वजह से? इस वजह से ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट में चली गई है। तो ड्यूरिंग द सेम पीरियड 2300, ये नहीं कि इसमें एनिमल की जान गई है 500, नहीं, इसमें इंसानों ने अपनी जान खोई है 2331। तो एक डाटा आया था और जो इन्वायरमेंट ने निकाला था, देखो दोनों का लॉस होता है इसमें। तो गवर्नमेंट ने कुछ सोचा यार कुछ काम करे, तो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए। एडवाइजरी मैनेजमेंट ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एक कमेटी बनाई, इसमें एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये कमेटी डेवलप हुई। एम्पावर किया गया ग्राम पंचायत को, क्योंकि ग्रामीण लोग ही तो फॉरेस्ट के पास पास रहते हैं, उनको एम्पावर किया गया। एडवाइजरी बताएगी कैसे मतलब चीज़ों को डीलिंग करना है, कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, ये सारा स्टार्ट हुआ। उसके बाद प्रोवाइड इंश्योरेंस। कुछ लोग हैं ना जो फसल डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो हाथी घुसा, फसल डिस्ट्रॉय की हाथी ने, तो वो क्या करते हैं, हाथी को मारेंगे। अगर फसल पे ही सरकार क्या करे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दे दे, हाथी घुस भी गया तो वो आसानी से निकालेंगे उसे, कंपेंसेशन प्रोवाइड कर दे क्रॉप के ऊपर, तो वो क्या करेंगे, वो इतना हम उस एनिमल को नहीं पहुँचाएंगे, ठीक है। फिर कुछ फॉर्डर प्रोवाइड करते, जो ये आपके चीज़ें हैं मतलब फॉरेस्ट एरिया में अगर खाना उनको वहीं पे मिल जाए तो वो क्यों इस वाले एरिया के अंदर आएंगे। तो ऐसा कुछ स्टार्ट किया गया कि फॉर्डर सिस्टम उनको वहीं प्रोवाइड कर दिया जाए। एक प्रोएक्टिव मेजर लिए गए, इंटर डिपार्टमेंट कमेटी बनाई गई और अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किए गए। वो देखे ना, वो कैमरेज लगाए गए, कोई वहाँ से बाहर निकलता है ये वो, फिर अलार्म लगाए गए ताकि डिटेक्ट किया जा सके। पहले कंट्रोल रूम में बनाया गया उनके लिए कि डिटेक्ट किया जा सके उस चीज़ को जहाँ पे वो ज़्यादा आता है। जो हॉट स्पॉट्स एरिया है ना, कहते हैं कि मोस्टली वो मूव करते रहते हैं इधर उधर, तो उन एरिया में ऐसे सिस्टम डेवलप किए गए, तो अच्छा स्टेप है। फिर इंस्टेंट रिलीफ दिया गया, जैसे मतलब जैसे लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाती है, विक्टिम है, उसकी फैमिली को एक्स ग्रेटिया या कंपेंसेशन प्रोवाइड कराया गया विदिन 24 आवर्स में, ताकि आगे चल के वो चीज़ें ना रहें। अब ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, ये स्टेट स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसको डिजास्टर, एक स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड होता है। कहते हैं ना कि अगर आपकी आपदा में डेथ हो जाए, जैसे आप जल जाएं या कुछ हो जाए, जो आपदा वाली चीज़ होती है, तो गवर्नमेंट आपको 2 लाख या 1 लाख कंपेंसेशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि डिजास्टर लिस्ट में उसको ऐड किया गया है। तो जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है 2018 में उसने जो मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसको डिजास्टर में ऐड कर दिया। तो उसके क्या है कि अगर कोई डेथ होती है मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में, तो स्टेट जो डिजास्टर रिस्पांस फंड है उससे कुछ पैसा कंपेंसेशन एक्स ग्रेटिया प्रोवाइड किया जाता है उसकी फैमिली को। बायो फाइनेंसिंग की, मतलब आपने तार तो नहीं बनाए, एक आपने ऐसा बायो फाइनेंसिंग की है कि उससे आपको पता लग जाता है कि हाथी का मूवमेंट यहाँ से हुआ है या ये हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में बोला था कि राइट टू पासिस फॉर द एलिफेंट, मतलब जो पैसेज होते हैं, मतलब वो निकलते हैं ना, एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में जाते हैं, तो वो एलिफेंट कॉरिडोर बोल दो, ऐसे आप पैसेज डेवलप करो, उनके राइट है, उन्हें भी तो घूमने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। फिर उड़ीसा का आपका स्थागढ़ फॉरेस्ट डिवीज़न है, उसने सीड बॉल बम्स बनाए, जो फॉरेस्ट एरिया में उन्होंने क्या किया, सीड बॉल में क्या किया, उन्होंने एक पूरा फर्टिलाइजर लिया, एक खाद लिया, उसके अंदर सीड्स डाले, जो फोडर होता है एलिफेंट का, खाने की चीज़ें होती हैं, जो ग्रास होती हैं, उसको फेंक दिया इधर उधर फॉरेस्ट में फैला दिया। तो बाद में जब बारिश हुई, जब कुछ चीज़ हुआ, तो वो सीड निकले, फूड हुआ वहाँ पे, तो इनरिच हो गया, खाना उन्हें जंगल में ही मिल गया। फिर वो मैं एनिमल के एरिया में आए नहीं, तो उसको हमने रोक लिया। तो हमें कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए, जैसे कि उन्हें फ़ंड प्रोवाइड करना चाहिए विक्टिम की फैमिली को, बायो फाइनेंसिंग होनी चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, उसके बाद सीड बॉल जैसे स्टेप हम ले सकते हैं, सीड बॉल जैसे स्टेप हम ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मैन एंड एलिफेंट को कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए। अभी एक रिसेंटली एक अमेंडमेंट रूल आया है, उसका नाम है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021। इस रूल के अंदर क्या किया गया है कि जो प्लास्टिक इतना बड़ा इशू है, हम क्या करेंगे, सरकार क्या करने वाली है, कुछ और जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उन पे भी बैन लगाने वाली है। जैसे क्या है कि प्लास्टिक स्ट्रिप हो गई, प्लास्टिक फ्लैक्स हो गए, आइसक्रीम स्ट्रिप्स हो गई प्लास्टिक वाली, थर्माकोल डेकोरेशन के लिए प्लेट्स हो गई, कप्स हो गए, ये स्पून्स हो गई, नाइफ हो गए जो प्लास्टिक के आते हैं, स्वीट बॉक्सेस हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमें जानना नहीं है, ठीक है ना। जो लेस देन पीवीसी जो होंगे, पाइप्स जो होंगे, वो लेस देन 100 माइक्रोन्स के होंगे, तो उनके सब पे बैन लगाया जाएगा। तो ये लिस्ट आपको याद नहीं रखनी है। पर किस रूल के अंदर ये ऐड किया गया, ये ऐड किया गया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 में आया। इससे पहले
16 में आया था, 16 के बाद 18 में अमेंडमेंट किया गया था और अब 21 में ये रूल्स आया है। अब इसमें क्या क्या प्रोहिबिट किया गया है, जो भी चीज़ें ऊपर है, सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, क्योंकि एक प्रण लिया था हमारी गवर्नमेंट ने कि 2022 तक सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक को टोटली फिनिश करना है, इंडिया के अंदर से टोटली ख़त्म करना है। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए ये रूल लाए गए हैं। अब इसमें क्या करना है, फेज़ आउट करना है सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं। कि ये सिंगल यूज़ का मतलब क्या होता है, तुमने खाया और फेंक दिया, उसका कोई यूज़ ही नहीं है, पार्ले जी लिया तुमने, खाया और फेंक दिया, वो सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक में काउंट किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को हमें फेज़ आउट करना है। फिर तुम्हारे तंबाकू के पैकेट आते थे ना, पहले प्लास्टिक के आते थे, अब देखो कागज़ के आने लगे। वो यही कारण है, विमल पान मसाला जो प्लास्टिक में आ रहा है, वो यही कारण है कि उसमें आ रहा है अभी ये। उसके बाद क्या था, इससे पहले कौन सा रूल आया था, इससे पहले आया था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 आया था। इसके बाद ये वाला रूल लेके आया है। तो मैं इसमें कुछ बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हम ऑलरेडी बैन कर चुके हैं। 15 माइक्रोन से जो थिकनेस वाली, उससे ऊपर वाली जो पॉली बैग हैं वो चलेंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा क्या होता है कि एक तो हमारा सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक हम कम कर पाएंगे, और जो प्रधानमंत्री का जो सपना है स्वच्छ भारत मिशन, उसको हम इन्हेंस कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे चीज़ों को। तो यही है, इसके लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, थोड़ा सी ने बताया कि स्पेशल टास्क फोर्स बनानी चाहिए जो एलिमिनेट करेंगी, वो चेक करेंगी कहीं सिंगल यूज़ प्लास्टिक का तो काम नहीं हो रहा, ताकि इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो पाए ये वाला रूल को। तो ये सारे काम होंगे। नेशनल लेवल पर टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक को चेक करेगी और रूल को इफेक्टिव मैनेजमेंट करेगी। तो ये हो गया हमारा करंट, ये हो गया हमारा करंट। अब हम जाएंगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल इंडिया में क्या क्या है, प्लास्टिक की समस्या क्या क्या है। अब प्लास्टिक वेस्ट क्या है, एक तो माइक्रो प्लास्टिक है, किस टाइप का है, एक माइक्रो बेड्स है जो प्लास्टिक के छोटे छोटे कण हो जाते हैं, माइक्रो बेड्स बोलते हैं, लेस देन 1 मिलीमीटर वाले जो प्लास्टिक के छोटे छोटे हिस्से हो जाते हैं। वो आपने ये देखा होगा कॉस्मेटिक में, वो कहते हैं ना कि भैया इसमें दानेदार चीज़ें, वो कुछ नहीं होता, प्लास्टिक होती है। तो वो प्लास्टिक यही है कि कॉस्मेटिक में यूज़ किया जाता है, पर्सनल केयर के लिए प्रोडक्ट आते हैं, इंडस्ट्रियल स्क्रबर जो स्क्रबर्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, तो वो यही है, वो कण ही यूज़ किए जाते हैं। जो आप यूज़ करते हो ना, वो क्या यूज़ होता है, वो बॉडी लोशन क्या होता है, वो फेस वॉश यूज़ करते हो, या फिर आप क्या करते हो, बॉडी वॉश यूज़ करते हो, उसमें आप देखते हो छोटे छोटे वो प्लास्टिक सी होती है, वो आपको बता के भेज देंगे। फिर सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक कुछ भी हो, सोडा की बोतल हो, प्लास्टिक प्लेट्स हो, कप्स हो, या फूड पैकेजिंग या कॉफ़ी की चीज़ें हो, या प्लास्टिक बैग्स हो, वाटर की बोतल्स हो, ये सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक है। एक बार कर लिया तो फेंक दिया, इसको एलिमिनेट ही करना है, ख़त्म ही करना है 2022 तक, ऐसा बोला गया था, ठीक है ना। इसको ख़त्म ही करना है। फिर जो प्लास्टिक वेस्ट है, एक ग्लोबल फिनोमिना क्या है इसके ऊपर, 8.3 बिलियन टन हम प्लास्टिक वेस्ट सिंस 1950 से अब तक जनरेट कर चुके हैं। और 60% जो लैंड फिलिंग होती है, यानी कि गड्ढा खोद के जो दबाई जाती हैं, वो 60% कहीं ना कहीं प्लास्टिक वेस्ट की अब तक हमने की है। क्या करते हैं, लैंड फिलिंग करते हैं, डंपिंग करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इन सब चीज़ों पे असर पड़ता है। ये बताया गया है कि अगर 2050 तक सब चीज़ें चलती गई तो आप समुद्र भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है कि जो फ़िश के अंदर घुस जाएंगी, फ़िश आप खाओगे तो आपके लिए भी डेंजर है, वो फूड साइकिल में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो पूरा एक साइकिल है। अब ये हो गया पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो। अब इंडिया का क्या हाल है, इंडिया कैसे देखता है। अकॉर्डिंग टू CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आता है, इंडिया जनरेट 26,000 टन प्लास्टिक ए डे, यानी कि आप सोचो आप 26,000 टन प्लास्टिक एक दिन में जनरेट करते तो हो, सड़क पे ही फेंकते हो। ओवर द 10,000 टन ऑफ ए डे प्लास्टिक वर रिमेन अनकलेक्टेड। आप देखो 26,000 टन तो आपने जनरेट की, और उसमें से 10,000 जो टन है वो अनकलेक्टेड है, मतलब कि सड़क पे ही पड़ी मिलेगी। वो कहाँ पे जाएगी, वो नाली में जाएगी, वो रिवर्स में जाएगी, और वो कहाँ पे जाएगी, फिर फिश के अंदर जाएगी। फिश के अंदर जाएगी, उस फिश को आप खाओगे तो ये आपके अंदर आएगी, और घूम फिर के फिर आप पूरा साइकिल चेन तैयार हो जाएगी। तो फिक्की जो है अपना फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसने प्रोसेस स्टार्ट किया है कि वो क्या करेगी, सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको कम करेगी, और जो उसका कंजप्शन है पर जो कैपिटा प्लास्टिक कंजप्शन है वो कहीं ना कहीं उसको लेस देन 1 kg ला के खड़ा करेगी। अभी जो आप देखोगे नियर अबाउट US का जो है 19 kg पर कैपिटा प्लास्टिक की उनकी खपत है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों में काम करेगी। अब इसे इम्पैक्ट क्या पड़ता है प्लास्टिक वेस्ट से, एक तो इकोनॉमिकल लॉस होता है, वो कैसे होता है आप खुद सोचो। आपने प्लास्टिक
जनरेट की, उसे कलेक्ट करने के लिए भी जमादार लगेगा, वो कलेक्ट करके उसे कहीं रखेगा, लैंड फिलिंग करेगा, उसमें भी पैसा लगेगा। उसके बाद वो आपकी अगर साइकिल चेन में आ रही है, आप बीमार हो गए तो भी पैसा लगेगा। तो ये सारी जो डंपिंग वंपिंग की चीज़ें होती हैं तो इकोनॉमिकल लॉस होता है। इम्प्लीकेशंस आते हैं एनिमल्स के ऊपर। खुद बताओ ना, मैराइन में जाएगी, एक्वेटिक में जाएगी, वो से इंजेक्शन कर जाएंगे, अंदर खा जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। टॉक्सिक केमिकल होता है उनमें बहुत सारा, तो वो आपके अंदर चला जाएगा। फिर इम्प्लीकेशन ह्यूमंस के ऊपर भी आएंगे, क्योंकि ह्यूमन भी उस कंजब जो है मैराइन चीज़ें उनको खाते हैं चीज़ों को। तो एंटी एंट्रोजोन मतलब हेल्थ के ऊपर इफेक्ट कहीं ना कहीं आएगा, और कहीं ना कहीं जेनेटिक डिसऑर्डर में हेल्थ में असर देखा जाएगा। लैंड पॉल्यूशन होगा। आप खुद देखो, आपने प्लास्टिक ज़मीन के अंदर दबाई, अगर वो है, फिर बारिश पड़ेगी, पानी सड़ेगा, फिर वो ग्राउंड वाटर में जाएगा, तो लैंड का भी पॉल्यूशन है, बदबू आएगी, तो एयर पॉल्यूशन भी होगा। ये सारी चीज़ें, एयर पॉल्यूशन होगा, कहते हैं गंदगी या बदबू आ रही है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा कि लिंचिंग होगा, वो गंदा पानी अंदर जाएगा ग्राउंड वाटर में। तो ये सारी चीज़ों में होता है, और कहीं ना कहीं बाद में जाके फूड चेन पे असर दिखता है। बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन जो आपका प्रोसेस है उस पर कहीं ना कहीं असर दिखाई देगा। फूड पुअर ड्रेनेज सिस्टम। अब वो प्लास्टिक जो अनकलेक्टेड थी, 10,000 टन की जो प्लास्टिक अनकलेक्टेड थी, वो कहाँ जाएगी? वो ड्रेनेज सिस्टम में जाएगी। फिर आप सरकार को गाली दोगे, भैया हमारा पानी अटक गया, तो वो भैया पानी अटक गया तो तुमने अटकाया। इम्पैक्ट ऑन द हैबिटेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हैबिटेट पे कैसे पड़ेगा कि आप पूरा हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक ब्लैंकेट बन जाएगा, और पूरा एक ब्लैंकेट में क्या होगा? प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इन्वेजन जो स्पीसीज़ हैं जो आपने आज से पहले देखी नहीं थी, वो स्पीसीज़ डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि साइकोलॉजिकल चेंज आएगा, बायोलॉजिकल चेंज आएगा चीज़ों में। तो उससे क्या होगा? कोई इन्वेजन स्पीसीज़ ऐसी आ जाएगी जो आपके लिए भी खतरनाक हो सकती है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं हमें। अब चैलेंजेस क्या है? एक तो मिसमैनेजमेंट है प्लास्टिक वेस्ट का, कि आप खुले में फेंक देते हो, ओपन डंप कर देते हो, वो प्रॉपर होना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है उसको बायोडिग्रेडेबल तरीके से यूज़ करो, ये नहीं कि दोनों को नॉन बायोडिग्रेडेबल को और बायोडिग्रेडेबल को आपने मिक्स कर दिया। फिर जो ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है, उन्हें एक ऐसा सिस्टम स्टार्ट करना चाहिए जैसे उन्हें प्लास्टिक आपको डिलीवर करी, अगर आप उनको वापस वो प्लास्टिक की चीज़ें वापस करते हो तो वो आपको कुछ गिफ्ट कूपन या फिर कुछ ऐसी चीज़ दें ताकि प्लास्टिक को ईजी वे में वो कलेक्ट हो पाए। और जो फूड डिलीवरी चीज़ें हैं वो ऐसा चीज़ में डिलीवर करें। आपने देखा होगा ना, आपने कोई बर्गर मंगाया होगा, वो बर्गर पहले क्या आता था? वो प्लास्टिक के बैग्स में आता था। आपको आजकल वो क्या चल रहा है, उसके वो पेपर बैग्स में आता है बर्गर। वो क्या है कि उन्होंने फेज़ आउट किया है। तो ऑनलाइन आपने बर्गर मंगाया तो पूरा जो होता है वो पैक होता है, वो सब एक पेपर में पैक होता है। पहले वो उसमें आता था सिल्वर फॉइल में आएगा या फिर प्लास्टिक बैग में आएगा। अब वो सब सिस्टम चेंज हो रहा है, तो आपके फॉर्म के या फिर वो पेपर बैग सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो वो ई कॉमर्स साइट है, इनको भी इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ा जो इशू है माइक्रो प्लास्टिक का, क्योंकि बड़ी प्लास्टिक तो आपको दिख रही है, माइक्रो प्लास्टिक इतनी पतली होती है, 1 मिलीमीटर से पतली होती है। तो वो सी बेड में चली जाएगी, पूरा इकट्ठा हो जाएगा, पूरा एटमॉस्फेयर बन जाएगा। तो वो क्या करेंगे? वो सी जो एनिमल है वो खाएंगे, उसके बाद वो प्लैंक्टॉन्स खाएंगे उसको, और उसके बाद वो फूड चेन में आ जाएगी आपके, जब आप ह्यूमन कंज्यूम करेंगे तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। फिर मैरीन लिटर जो है, जो मैरीन प्लास्टिक वेस्ट है, उस पर भी ध्यान देना है। फिर टेरिटियल जो प्लास्टिक है जो आसपास जमा रहती है, जैसे फिशिंग नेट्स हो गए या फिर ये चीज़ हो गई जो आपको बीच बीच पे देखते हैं, उस पर भी ध्यान देना है। इम्प्रूव करना है, इम्प्लीमेंट करना है आपको मॉनिटरिंग सिस्टम को। अगर देखो मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छा रहेगा ना, लोकल बॉडी अच्छे से काम करेगी, आप इंडिविजुअल भी जिम्मेदारी अपनी समझेगा, तो एक अच्छी चेंज आएगा सोसाइटी के अंदर। अगर फिर उस सोसाइटी के अंदर सफाई सब जगह देखने को मिलेगी। अब कुछ सॉल्यूशन बताएं इन्होंने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के। सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है? रिड्यूस, मतलब आप कम कर दो, रिड्यूस कर दो। यहाँ पे कट गया, ये RE है, रिड्यूस कर दो, कि आप बनाओ ही कम। अगर बन भी रहा है तो रीयूज़ करना सीखो, कि आप कोई चीज़ लेके आए, एक प्लास्टिक बोतल लिया, आपने पानी पिया, एक तो प्लास्टिक बोतल आप मत बनाओ, आप क्या करो, घर से ही पानी की बोतल लेके जाओ, वहाँ पे क्या बनाओ, एक पानी के वहाँ पे कैंप, मतलब पूरे एक प्लांट टाइप सिस्टम लगा दो और वहाँ पे अपनी बोतल डायरेक्ट रिफ़िल कर लो, अपनी घर से बोतल लेके जाओ। वो हो गया, तो आपने रिड्यूस कर दिया कि आपने वहाँ से नहीं ख़रीदा। चलो फिर आपने पानी की बोतल ख़रीद भी ली, तो उसके पानी की बोतल को आप घर में ला के कुछ भी बना सकते हो, पॉट बना सकते हो, उसमें मिट्टी भर के कुछ भी बना सकते हो। उसको रीयूज़ करना सीखो। अगर नहीं रीयूज़ कर पाए तो रिसाइकिल कोई प्रोसेस बनाओ कि उसको रिसाइकिल किया जा सके, दोबारा से उसको प्लास्टिक की बोतल डेवलप किया जा सके।
चलो सारा सिस्टम है, ये सब तीनों सिस्टम भी नहीं हो पा रहा है, तो एटलीस्ट जो प्लास्टिक की बॉटल आपने मार्केट में है, कोशिश करो जो कंपनी ने बनाई है उसको रिकवर कर पाए, वो दोबारा वापस अपने पास ला पाए। वो कैसे लाएगी? आपने 15 रुपये का पानी बेचा एज एग्जाम्पल, और 10 रुपये पानी की कॉस्ट थी। अगर कोई प्लास्टिक की बोतल आपको वापस ला के देता है तो कंपनी उसको 5 रुपये वापस देगी। तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ ताकि उसको रिकवर कर पाओ। चलो ये सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, अब कुछ ना कुछ तो जनरेट हो गई ना। फिर होता है लैंडफिल। अगर आप उसका लैंडफिल कर रहे हो तो एक ऐसा लैंडफिल करो, सेफ डिस्पोजल करो चीज़ का, कि वो उससे वो लिंचिंग ना हो, पानी वेस्ट ना हो, वो आसपास के एरिया पॉल्यूशन ना करे, एयर वाटर पॉल्यूशन ना करे। ऐसा एक सेफ लैंडफिल सिस्टम डेवलप करो ताकि वो ईजिली कर पाए। तो यही सारी चीज़ें रिड्यूस करने के लिए एक प्रोजेक्ट रीप्लान भी स्टार्ट किया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री ने। रिड्यूस करें कंजप्शन का प्लास्टिक। और खादी क्या, वो खादी के बैग स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने, वो नेचुरल चीज़ें बनाने लगे थे, वो बैम्बू की वो बॉटल बनाने लगे थे। तो रीप्लान, यही एक मिशन आया था रीप्लान KVIC का, तो बैम्बू की बोतल उसमें वो डेवलप करते थे। अब आता है रीयूज़। रीयूज़ मैंने बता दिया कि चीज़ों का रीयूज़ करना सीखो। आप उसका वो प्लास्टिक पॉट बना सकते थे कि उसमें मिट्टी भर के प्लांट लगाते थे, उसे कोई चीज़ रखने के लिए यूज़ कर सकते थे घर में, तो उसे बोलते हैं रीयूज़। अब आता है रिसाइकिल। रिसाइकिल वही करना कि उसे रिसाइकिल कर दो, जनरेट। अब रिसाइकिल करोगे तो आपको जनरेट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, रिड्यूस होगा फॉसिल फ्यूल का, मतलब चीज़ें जो है डिप्लेशन जो है वो कम होगा, लैंड फिलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर रिसाइकिल आप कर रहे हो। रिकवरी कर रहे हो चीज़ों की, अगर उसे चीज़ों को वापस ले रहे हो, मतलब कि अपने पास ला रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, वो पोटेंशियल मतलब जो रीयूज़ करने की है चीज़ों में, वो डेवलप कर रहे हो लोगों के अंदर। अब गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव भी लिए हैं इसके लिए। तो ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट 2018 में किया गया था। उसमें क्या थीम रखी गई थी, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। फिर ग्रुप 20 जो G20 नेशन है, उन्होंने भी मैराइन प्लास्टिक वेस्ट को ख़त्म करना है ग्लोबल स्केल पे। इंडिया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल लेके आया कि पूरे चीज़ को कैसे सीग्रेगेशन करना है, कलेक्शन करना है, प्रोसेस करना है और डिस्पोजल करना है। फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया, इसमें एक वर्ड ऐड किया गया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो प्रोड्यूस करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसमें रखा गया कि हमने प्लास्टिक जनरेट की, हमने बॉटल बनाई, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 100 बॉटल बनाई तो 100 बॉटल को वापस कैसे अपने पास लेके आना है। तो ये सारा सिस्टम स्टार्ट हुआ। न्यू नेशनल फ्रेमवर्क स्टार्ट हुआ, थर्ड पार्टी ऑडिट। वो थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी मैनेजमेंट कैसा चल रहा है। तो यही एक्सटेंड जो प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें क्या है, जो प्रोड्यूसर होगा उसकी जिम्मेदारी, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सीग्रेगेशन करना, कलेक्ट करना उस वेस्ट को, वापस अपने पास लेके आना, डिस्पोज करना उस वेस्ट को, ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है। तो ये था आपका, ये पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन, एक्सटेंडेड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, कि जो प्रोड्यूस करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की गई है। ये मैंने अलग से ऐड किया, मुझे मिल गया। तो ये मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल है। तो अब देखते हो, ये आप कभी कभी जाते हो, अगर किसी हॉस्पिटल में जाओगे, उस हॉस्पिटल में जाके देखना आपको डिफरेंट वहाँ पे वो क्या मिलेंगे, डस्टबिन मिलेंगे। वो डिफरेंट कलर के होंगे या फिर कुछ भी हो सकता है। जस्ट वेट अ मिनट। चलो इसी से खोलता हूँ, सॉरी। तो आप जाओगे वहाँ पे आपको डिफरेंट डस्टबिन दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे कलर के, डिफरेंट कलर के, येलो ब्लू। इनका मतलब होता है, जो मेडिकल में आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे, जो रेड डस्टबिन होता है वो प्लास्टिक वेस्ट के लिए होता है, ठीक है। जैसे सिरिंज होती हैं, बॉटल होती हैं, उनको फेंकने के लिए, जो बॉटल्स होती है मेडिकल वाली, उनको फेंकने के लिए। येलो जो होता है वो इन्फेक्शियस वेस्ट जो होता है, जो इन्फेक्शन फैला सकता है, जैसे बैंडेज होती है, कॉटन होती है, इन सब चीज़ को फेंकने को, क्योंकि इन्फेक्शन होता है कॉटन में, तो ये येलो उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब आता है ब्लू वाला, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लू वाला जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है आपका जो ग्लास बॉटल्स होती हैं, जो कांच की वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो ब्लू वाला यूज़ किया जाता है। ब्लैक जो यूज़ किया जाता है वो निडल विदाउट सिरिंज, उनमें सिरिंज नहीं है, निडल है या फिर मेटल एलिमेंट। तो काला यूज़ किया जाता है मेटल के लिए, ब्लू ग्लास बॉटल और डिस्कार्टेड मेडिसिन, जो मेडिसिन बेकार मेडिसिन होती हैं उसके लिए, और येलो वाला इन्फेक्शियस
जो वेस्ट होता है या बैंडेज कॉटन वॉटन हो ये सब, और जो रेड वाला प्लास्टिक वेस्ट के लिए जैसे आपकी सिरिंज होती है, देखो सिरिंज तो इसमें फेंकी आपकी, जैसे इंजेक्शन की निडल होती है, निडल तो इसमें फेंकी ब्लैक वाले में और सिरिंज फेंकी प्लास्टिक वाले में। तो ताकि देखो यहीं पे सेग्रीगेशन हो रहा है, अलग अलग किया गया, तो उसको अलग अलग मैनेजमेंट भी किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में कि रेड जो है, रेड बिन जो है, रेड कलर का डस्टबिन होता है, वो क्या डोनेट करता है मेडिकल वेस्ट के हिसाब से, तो वो करता है प्लास्टिक वेस्ट को डोनेट करता है। ये आपको याद रखना है। अब जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है आपका रिजर्वेशन इन द लोकल गवर्नमेंट एंड द कंपलसरी प्रोविजंस। मैंने इसमें क्या ऐड किया है कि अभी क्या हुआ, बीजेडी जो आपकी भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा में बीजेडी की गवर्नमेंट है, उसने अनाउंस किया है 27% सीट फॉर द ओबीसी कैंडिडेट, कि जो लोकल पंचायत इलेक्शंस होने वाले हैं वहाँ पे 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे कि जो वहाँ पे ओबीसी वाले एरिया है वहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट ही खड़े किए जाए, तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं आपको क्या बताऊंगा, लोकल गवर्नमेंट के कंपलसरी प्रोविजंस क्या क्या हैं जो कंपलसरी सरकार को मानने ही पड़ेंगे, जो मतलब गवर्नमेंट को करने ही करने हैं, ये एक्ट के अंदर फिक्स किए गए हैं। जो पहला आता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा, की ग्राम सभा की ऑर्गेनाइजेशन आपको करनी ही करनी है। क्रिएशन करना है 3 टायर जो पंचायत राज सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे, ये भी कंपलसरी है। ऑल द सीट्स ऑफ द पंचायत शैल बी फिल्ड बाय द पर्सन चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन से कराना है आपको, ये भी याद रखना है पंचायत में। तो यानी कि 3 पॉइंट पता लगे आपको, एक तो ग्राम सभा को बनाना, 3 टायर स्ट्रक्चर को डेवलप करना और डायरेक्ट इलेक्शंस कराना। मिनिमम जो एज रखी जाएगी जो इलेक्शन में खड़े होंगे उनकी 21 साल, एमपी बनने के लिए, पार्लियामेंट में एमपी बनने के लिए लोकसभा में 25 साल और राज्यसभा में बनने के लिए 35 या 30 साल है, शायद 30 साल है, एक बार कंफर्म कर देना, मैं कन्फ्यूज़न है, 30 साल है शायद, तो ये भी आप याद रखो। तो पर लोकल इलेक्शन लड़ने के लिए वो 21 साल उम्र होती है, ये हो गया। फिर रिजर्वेशन ऑफ वुमेन 33% रहेगा, ये भी कंपलसरी प्रोविज़न है, इसको स्टेट गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। ST/SC का रिजर्वेशन है वो भी रहेगा, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, कितनी % पॉपुलेशन है उस स्टेट में उसके हिसाब से रखेंगे। तो फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन हर 5 साल में वहाँ पे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई जाएगी, कंडक्ट जो इलेक्शन कराएगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगी, वो कराएगी 5 साल का जो पंचायत का टर्म होगा। उसके बाद ईच स्टेट कॉन्स्टिट्यूट स्टेट फाइनेंस जो कमीशन बनाई जाएगी, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन बनाई जाएगी, जो पैसे का बताएगी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा दे लोकल बॉडीज़ को, तो वो भी की जाएगी। ये कुछ हैं कंपलसरी प्रोविजंस है, ये आपको याद रखने हैं। ये कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली ऑप्शन में आपको पूछे जाएंगे व्हाट वाज द कंपलसरी प्रोविजन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, तो ये आपको याद ही रखने हैं। क्या क्या है, रिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ग्राम पंचायत, 3 टायर स्ट्रक्चर, ऑल सीट जो डायरेक्ट इलेक्शन से चूज होंगी, 21 साल एज रखी गई है, 33% वुमेन का रिजर्वेशन है, ST/SC का अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन से रिजर्वेशन है, और जो इलेक्शन कमीशन को वहाँ पे जो इलेक्शन कराएगी उसको बनाया जाए, 5 साल का टर्म होगा, और हर 5 साल में वहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बनाई जाएगी, वो चेक करेगी फाइनेंशियल को कितनी ज़रूरत है। तो ये कुछ कंपलसरी प्रोविज़न है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ओबीसी वाला कहाँ गया, नहीं ये कंपलसरी में नहीं रखा, ये वॉलंटरी प्रोविज़न है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो भी ऐड कर सकती है, जैसे उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट ने ऐड किया है। क्या क्या है, वोटिंग राइट टू द मेंबर ऑफ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन दिस बॉडी, उनके वोटिंग राइट ऐड कर सकती है। रिजर्वेशन बैकवर्ड कास्ट को दे सकते हैं। गिविंग द पंचायत फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे सकते हैं कि वहाँ पे टैक्स वैक्स कलेक्ट कर लें, लोकल टैक्स कलेक्ट कर लें, फ़ी कलेक्ट कर लें, और डिवोल्यूशन कर सकते हैं पावर ऑफ पंचायत बॉडी टू रिफॉर्म द फंक्शन इन द 11th शेड्यूल, मतलब 11th शेड्यूल के अंदर क्या क्या फंक्शन है उसको मतलब हटा या जोड़ सकते हैं। तो ये टेम्प्रेरी प्रोविज़न है, ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, वॉलंट्री है, उसके ऊपर है उसे करने या नहीं करने, पर ऊपर के क्या है कंपलसरी हैं, ये तो करने ही करने हैं उस एक्ट के अकॉर्डिंग। अब आप पूछोगे 3 टायर स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो हमारे 3 प्रकार की सरकार होती हैं, एक होती है यूनियन, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट होती है जो सेंट्रल लेवल पे है मोदी जी, एक स्टेट लेवल पे है योगी जी, वो स्टेट को देखती है, एक होती है लोकल लेवल पे। लोकल लेवल में 2 टाइप की होती है, एक शहर के लिए होती है, अर्बन के लिए म्यूनिसिपैलिटी, एक होती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रूरल के लिए, जो पंचायत जिला पंचायत होता है उसमें पंचायत समिति होती है, ग्राम सभा, और जो म्यूनिसिपैलिटी उसमें नगर पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये उनके जो रहते हैं ये उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रहते हैं कि नगर पंचायत इतनी पॉपुलेशन तो नगर पंचायत बनेगी।
जिला पंचायत आप देखोगे इसमें भी डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनिट, एग्जामिन लेवल, बजट होता है, पे सब कुछ होता है इसमें पेज। फिर पंचायत समिति में इसमें क्या एक्टिविटी की जाती हैं, ब्लॉक लेवल पे एग्जीक्यूटिव, ग्राम सभा, प्रिपेयर प्लान होते हैं, देखे ना वो आपके बनते हैं कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सारे होते हैं। फिर सबसे जो नीचे यूनिट रहती है वो रहती है ग्राम सभा। लोएस्ट यूनिट रहती है डायरेक्ट इलेक्शन मेंबर होते हैं, इसमें डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर होते हैं। ये याद रखना कि गांव के इलेक्शन नहीं होते, प्रधान चुने जाते हैं, तो उनके साथ साथ और भी चुने जाते हैं, छोटे छोटे और भी, तो वो क्या होते हैं, वो सब होते हैं लोकल यूनिट और डायरेक्ट इलेक्शन से ये रखे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है 3 टायर स्ट्रक्चर जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट है। अब ये किसने बताया 3 टायर, तो उसके लिए कुछ कमेटी थी, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी थी, उसने 3 टायर स्ट्रक्चर बताया था, 3 टायर का स्ट्रक्चर डेवलप करो, जो मैं ऊपर बताया। अशोक मेहता आई, ये सारे भैया भैया थे, ये कुछ देखते थे ये कुछ, इसने बताया 2 स्ट्रक्चर। उंगली तो करेंगे ना आजकल, भैया भैया मतलब भैया नहीं बोल रहा, ऐसे याद करने के लिए। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता। अशोक मेहता थे, अशोक मेहता ने 2 टायर बताया था और बलवंत ने 3 टायर बताया था, ये कई बार पूछा भी गया। फिर GVK राव कमेटी डेवलप की गई 1985 में। इन्होंने बताया अपॉइंटमेंट बाय द प्लानिंग कमीशन, द कमेटी कंडक्ट द डेवलपमेंट प्रोसीजर जो होगा वो ग्रेजुअली बीइंग टेकन अवे बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, द सिस्टम कंपेयर टू ग्रास विदाउट ए रूट। मतलब अगर उनसे पावर ले लोगे आप, ठीक है ना, अगर पावर ले लोगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो क्या बचेगी, ग्रास विदाउट ए रूट, उनका रूट ही नहीं रहेगा। फिर LM सिंघवी कमेटी आई, इसने 74 और 73 अमेंडमेंट बताया कि ये वाला एक्ट लेके आए 19, ये एक्ट बनाओ और इनको शामिल करो। तो कुछ फ्यूचर्स हैं, मतलब फीचर्स हैं सॉरी इस एक्ट के, जैसे ग्राम सभा जो 243, यहाँ से आगे से पढ़ाऊँगा, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग करूँगा, अभी गले में दर्द होने लगा, यहाँ से थोड़ा सा आगे से रिपीट करूँगा, 5-6 पेजेस बचे हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।